तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वन लाइनर क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो आप बहुत ही आराम से देख करके समझ सकते हैं, बार बार इसको रिपीट मोड में भी सुन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बेसिस पर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको बस एक बार रिपीट करा रहा हूँ कि वर्तमान समय में लागू जो भारतीय कंपनी अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। वो हुआ था सन 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 अब चल रहा है। अब ये अगला क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के लिए निर्गमित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो जनता के लिए निर्गमित किया जाने वाला भाग होता है निर्गमित पूंजी, जिसको निर्गमन इश्यूड कैपिटल कहते हैं। व्यवहार में कंपनी को अंश पूंजी से क्या आशय है। तो कंपनी के अंश पूंजी से आशय होता है अधिकृत पूंजी जो ऑथराइज कैपिटल होती है उससे आशय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशधारी हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्या वो क्रेडिटर होते हैं या फिर वो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ग्राहक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना तो कंपनी के लेनदार होते हैं, ना ही स्वामी होते हैं, ना ही कंपनी के ग्राहक होते हैं, यानी कि इनमें से वो कुछ नहीं होते हैं। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है, विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, या विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। तो प्रेफरेंस जो अधिकार अंश होते हैं उनका आशय है विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर होती है। तो जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन पर एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि उन पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती है, फिक्स कुछ नहीं होता इसमें। बकाया मांग खाता यानी कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, या फिर वो रियल अकाउंट है, कैसा अकाउंट है। तो वो एक व्यक्तिगत खाता होता है यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। अंशों की वापसी खरीद यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स के बाद ऋण पूंजी अनुपात होना चाहिए। तो डेब इक्विटी रेशो क्या होना चाहिए। डेब इक्विटी रेशो 2:1 होना चाहिए ऋण पूंजी अनुपात। अंश निर्गमित किए जा सकते हैं सममूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, या इन सभी पर। तो अंशों को तीनों चीज़ों पर निर्गमित किया जा सकता है। कंपनी एक्ट 1956 में तो तीनों पर निर्गमित किए जाते थे, और 2013 में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कंपनी के जो अंश होते हैं उनको छूट पर निर्गमित किया जा सकता है, लेकिन किया तीनों स्थिति में जा सकता है। अंश प्रब्याजी खाते का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो प्रीमियम अकाउंट होता है उसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो जो प्रीमियम अकाउंट होता है उसको हम जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कौन सा तरीका वैधानिक है यानी कि लीगल है। तो जो पूर्वाधिकार अंश यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके रिडेम्पशन के लिए न्यू इक्विटी शेयर्स को इशूड कर दिया जाता है, ये लीगल तरीका है। अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग हो सकता है। जो इक्विटी जो शेयर प्रीमियम जो है उसको पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में भी किया जा सकता है, यानी कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करने में किया जा सकता है। तो पहले इससे पहले भी हमने मतलब जो जाना था वो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में। दूसरी चीज़ हमने जान ली कि इनको हम बोनस शेयर्स को इशू करने में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता जो शेयर इशू प्रीमियम अकाउंट है वो दर्शाया जाता है, वो आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है। ठीक है। अंशों के निर्गमन पर छूट यानी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है। एक दायित्व है, एक व्यय है, एक संपत्ति है, या एक लाभ है। तो जब निर्गमन पर छूट देंगे यानी कि आप खरीदारी पर छूट देंगे अंशों के, तो उसका क्या मतलब होगा, वो आपके लिए खर्च होगा। ठीक है, लॉस होगा आपका एक तरह से। मांग राशि अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि एक शेयर पर कितने परसेंट तक हम कॉल्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो जो शेयर है उसकी टोटल अमाउंट का 25% तक हम कॉल्स पर मांग सकते हैं पैसा। कंपनी अधिनियम के अनुसार ₹100 के एक समतांश पर प्रार्थना की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। तो एक समतांश जो होता है ₹100 है, तो उस पर कम से कम ₹5 मांगे जाने जरूरी, यानी कि 5% से कम नहीं हो सकती है। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी है, वो 5% से कम नहीं हो सकती है। ठीक। अंश आवंटन खाता क्या होता है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है।
तो ये भी एक व्यक्तिगत खाता होता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। यदि कंपनी निर्गमन बंद होने के 30 दिन के भीतर अंशों का आवंटन नहीं करती है तो आवेदन राशि लौटानी होगी। यानी कि शेयर इशू कर दिए हैं और जो 30 दिन के अंदर अंदर उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आवेदन यानी कि जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने परसेंट ब्याज के साथ, 15% ब्याज के साथ लौटानी पड़ती है। ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए। 10 रुपये का एक समतांश है और सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रार्थना की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। तो 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है और उसमें अगर आपको क्या बोलते हैं मिनिमम अमाउंट चाहिए तो सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो सेबी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक नई कंपनी अपने अंशों को निर्गमन प्रीमियम पर कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत निर्गमित कर सकती है। यानी कि शेयर्स को जो प्रीमियम पर इशू किया जाता है वो किस अंडर सेक्शन के थ्रू किया जाता है, तो वो है अंडर सेक्शन 52 धारा 52 के अंतर्गत हम प्रीमियम पर निर्गमित करते हैं किसी शेयर को। अग्रिम याचना खाता यानी कि कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो पृथक रूप से दर्शाया जाता है। यानी कि अलग से कहाँ दर्शाया जाता है, कॉल्स इन एडवांस जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। बात करें हम तालिका एफ की, तो तालिका एफ के अकॉर्डिंग कंपनी अग्रिम याचना जो होती है कॉल्स इन एडवांस जो होता है उस पर जो ब्याज का भुगतान किस दर से कर सकती है, तो वो होती है 12%। 12% के रेट के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज दिया जाता है। ठीक। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। कौन सी राशि से? याचित राशि से, यानी कि जो कॉल मनी है उससे डेबिट किया जाता है। पुनर्निगमन बट्टे पर यानी कि जो रीइशू डिस्काउंट है वो बट्टे पर अगर हम निर्गमित कर रहे हैं शेयर्स को रीइशू के समय, तो क्या होगा, बट्टे की राशि दिखाई जाती है अंश हरण खाते में। अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते में ऐसा नहीं किया जाता या फिर अंश प्रीमियम में समायोजन करके, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से वो जो डिस्काउंट है उसको पूरा किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब्त अंशों के पुनर्निगमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। तो जो शेयर्स फॉरफिटेड किए जाते हैं यानी कि जिनको हरण कर लिया जाता है उन पर जो होने वाला लाभ होता है वो कैपिटल रिजर्व में यानी कि पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, ये 25 क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन 25 क्वेश्चन को आप एक बार बड़े आराम से सुन लीजिए और मुझे लगता है कि ये 25 क्वेश्चन में जब आप एग्ज़ाम में अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो एक दो क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। गाइस, हम लाएंगे आपके लिए इसी तरह से अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तब तक बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।